नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज के हेडलाइंस पर। गीता द्वापर युग का भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला संदेश ग्रंथ है, कहा डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने। 68वीं राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी प्रतियोगिता के चौथे दिन हुए 4 मुकाबले। गीता और मानव अधिकारों पर विचार संगोष्ठी का हुआ आयोजन। जीएसटी कलेक्शन में हरियाणा रहा 6ठे स्थान पर, कहा महेंद्र सिंह शोराण ने। प्रशिक्षण शिविर में किसानों को दी फसल, फल व सब्जियों के बारे में जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने हुड्डा पार्क में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दूसरे दिन एडीसी हर्षित कुमार के साथ हवन में पूर्ण आहुति डाली। उन्होंने गीता उत्सव की प्रदर्शनी में शिक्षण संस्थानों, धार्मिक व सामाजिक संस्थानों, स्वयं सहायता समूहों व विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉल्स का अवलोकन किया। डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने कहा कि गीता द्वापर युग का भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला संदेश ग्रंथ है। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों व पंथों के मार्गदर्शन के लिए अपना अपना धार्मिक ग्रंथ होता है, परंतु श्रीमद् भागवत गीता एकमात्र ग्रंथ है जो संपूर्ण मानव जाति को सत्कर्म करने का उपदेश देता है। आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने कहा कि पूरे विश्व में सभी धर्मों की पुस्तकें हैं, लेकिन गीता एक ऐसा अद्वितीय ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। गीता देश ही नहीं, विश्व का मार्गदर्शन करने वाला ग्रंथ है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को गीता के संदेश को अपने आचरण में ढालना जरूरी है। गीता एक आदर्श व्यक्ति बनने के लिए प्रेरित करती है और एक दूसरे से जुड़ना सिखाती है। सद्भाव एवं समरसता से ही हम दुनिया को सही दिशा में चलने को प्रेरित कर सकते हैं। श्री इंद्रेश ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की कड़ी निंदा की है। डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने एडीसी हर्षित कुमार के साथ यज्ञ में पूर्ण आहुति डाली। परंपरा का दिग्दर्शन जो पूरा विश्व आज हरियाणा की धरती को नमन कर रहा है, जो विश्व गुरु, विश्व ग्रंथ कहा जाए। रहस्य ये है स्वयं जिसको ऊपर वाला कहते हैं, मालिक कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, खुदा गॉड वाहेगुरु कहते हैं। उस प्रभु के कृष्ण रूप में से और प्रकट हुई हुई वाणी है। उन्हीं के कहने पर यह ब्रह्मांड के अंदर पता लगाई गई और गणेश जी ने लिखा और व्यास जी ने इसको बोला। इसलिए अद्वितीय ग्रंथ है जिसका एकमात्र उद्देश्य है कलयुग के अंदर जितनी भी प्रकार की समस्याएं, चुनौतियां हैं, संकट हैं, खराबियां हैं, उन सब के प्रश्नों के उत्तर जहां ढूंढे जा सकते हैं। जो घट गया, जो घट रहा है और जो घटेगा, उन सब के सॉल्यूशन का नाम है गीता। और इस पर से यही कहूँगा, गीता यही बार बार कहती है, तू कुछ भी कर पर सत्कर्म छोड़ नहीं, बुरे कर्म कर नहीं। जितना तू सत्कर्मों की तरफ बढ़ेगा, तेरा जीवन, परिवार का जीवन, समाज का जीवन, प्रदेश का जीवन और देश का जीवन और दुनिया का जीवन अच्छा होगा। पर्यावरण के प्रति बड़ा जागरूक है और संघ की 6 गतिविधियों में पर्यावरण भी एक गतिविधि है। समाज को इस बारे में जागृत करना कि पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो हम सबका जीवन सुरक्षित रहेगा। और इस बारे में समय समय पर जो भी मौके आते हैं उनको संघ चूकता नहीं है। और पर्यावरण में एक जो बहुत बड़ा 40-50 करोड़ लोग इकट्ठे होंगे, उस माध्यम से कल्पना कीजिए कि कुंभ खत्म हो जाएगा और एक कचरे का टुकड़ा वहां नहीं मिलेगा, तो कितनी प्रसन्नता होगी और पूरे देश में संदेश जाएगा। गीता एक जीवन गीत है अपने आप में, और जो भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की धरा पर जो गीता ज्ञान दिया, उसके अंदर अगर हम उसका अनुसरण करें तो जीवन की हर जटिल समस्या का जो हमें समाधान मिलता है। मैं समझता हूँ कि गीता को अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है, और अगर हम गीता के ज्ञान पे चलें तो हमारे जीवन के अंदर किसी की कोई तरह का व्यवधान नहीं रहेगा और हम एक आदर्श नागरिक, भारत के नागरिक और विश्व के नागरिक बन पाए। नरेंद्र जी, ये जो है ना, आज जो है
कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी द्वारा जो किसानों द्वारा नए पौधे लगाए गए हैं या जो किसानों ने जो है फलदार पौधे लगाए हुए हैं उनका जो है ना सर्दियों से हम किस तरह से बचाव कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। और जो जैसे आगे आने वाले समय में ज़्यादा सर्दी बढ़ेगी और जो है ना पाला गिरने की भी संभावना बनेगी, उसको देखते हुए किसान भाई जो है सब्जियां और जो है फलदार पौधों को जो है उससे कैसे बचा सकते हैं उसके बारे में, और जो है इस मौसम में कौन कौन से जो है ना फलदार पौधे लगाए जा सकते हैं उसके बारे में भी किसानों को जानकारी दी गई है। साथ ही जो है ना इस मौसम में कौन से कीड़े और बीमारियां सब्जियों फलदार पौधों और जो खेती है जनरल उसके में जो आने वाले कीड़े हैं या बीमारियां हैं उसके बारे में भी किसानों को विस्तार पूर्वक एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। शिक्षा विभाग द्वारा भीम स्टेडियम में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल कबड्डी प्रतियोगिता के चौथे दिन प्री क्वार्टर फाइनल के लिए जबरदस्त जोर आजमाइश रही, जहां लड़कियों के मैच में मेजबान टीम हरियाणा ने मेहमान टीम उड़ीसा को जबरदस्त तरीके से पटखनी दी। निर्धारित समयावधि में हरियाणा की टीम ने उड़ीसा को 51-9 अंकों के अंतर से हराया। वहीं लड़कों के वर्ग में भी मेजबान टीम मेहमानों पर भारी पड़ी। हरियाणा की टीम ने छत्तीसगढ़ को 42-8 अंकों के अंतर से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। 68वीं राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता के तीसरे दिन 4 मुकाबले हुए। भिवानी के खंड शिक्षा अधिकारी शिव कुमार तंवर ने बताया कि भिवानी के भीम स्टेडियम में अंडर 19 आयु वर्ग के लड़के व लड़कियों की टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें 31 टीमें लड़कों की तथा 28 टीमें लड़कियों की हैं। उन्होंने बताया कि 11 दिसंबर को सेमीफाइनल व फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। प्रतियोगिता के सफल व निर्बाध आयोजन को प्रशासन द्वारा साख चौबंद किया गया है। वहीं खिलाड़ियों को आने जाने की सुविधा देने के लिए प्राइवेट स्कूलों की बसों को लगाया गया है। उन्होंने बताया कि करीबन 16 स्कूलों में टीमों को रखा गया है, वहां पर खिलाड़ियों को रहने खाने की सुविधा दी गई है। इसके अलावा यदि किसी खिलाड़ी या प्रशिक्षक को स्वास्थ्य संबंधी समस्या आती है तो तुरंत वहां पर सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। देखिए, जैसा आप देख रहे हैं कितना बहुत ही बढ़िया नज़ारा जो है यहाँ भीम स्टेडियम भिवानी में चल रहा है। अंडर 19 बॉयज़ एंड गर्ल्स की टीमें पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं और इन टीमों की संख्या जो है 59 है और जिसमें 31 जो हैं वो टीमें बॉयज़ की हैं और 28 टीमें गर्ल्स की हैं। आप जिस प्रकार देख रहे हैं आज जो है गेम का चौथा दिन है। 7 तारीख से और 11 तारीख तक जो है ये गेम चलने हैं, तो आज 4th डे है और नॉकआउट राउंड जो है अभी चले हुए हैं। आज जो नॉकआउट राउंड हैं वो दोपहर तक चलेंगे, उसके बाद दोपहर बाद जो है वो 4 गेम्स खेले जाएंगे कबड्डी के। कल जो है वो फाइनल और सेमीफाइनल के मुकाबले होने हैं, कल फाइनल डे है। और जैसा आपको दिखाई दे रहा है हमें किस प्रकार से चाक चौबंद जो है व्यवस्थाएं इन बच्चों के लिए की गई हैं। स्कूल की बसेस जो हैं, प्राइवेट स्कूल की बसेस जो हैं उनको लगाया गया है। गवर्नमेंट की जो बसेस हैं वो लगातार 2 दिन से 3 दिन से शुरुआत से जिस दिन से बच्चे यहाँ टीमें आना शुरू हुई थी उस दिन से ही इनको पिक करने का, ड्रॉप करने का, इनके अकोमोडेशन तक पहुँचाने का, अकोमोडेशन से और स्टेडियम तक लाने का, और जहाँ हमारा लंच डिनर ब्रेकफास्ट जो फूड पॉइंट है वहाँ तक ले जाने का काम जो है बहुत अच्छे ढंग से हमारी जो है ट्रांसपोर्टेशन टीम कर रही है। और इनका जहाँ तक अकोमोडेशन का सवाल है तो हर स्कूल में ये व्यवस्था की गई है। हमारे लगभग 16 जो है स्कूल हैं जिनमें इन बच्चों को एक स्कूल में जो है किसी में 5, किसी में 7, किसी में 8 इस प्रकार स्टेट जो हैं उनको रोका गया है। गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के सहयोग से पंडित सीताराम शास्त्री शिक्षण महाविद्यालय में एक विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का विषय गीता और मानवाधिकार था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर इंद्रेश कुमार, CBLU कुलपति दीप्ति धर्मानी, भारत माता मंदिर संस्थापक माईजी महाराज व हनुमान झोड़ी धाम मंदिर के संचालक चरणदास महाराज और पंडित सीताराम शास्त्री शिक्षण महाविद्यालय के अध्यक्ष पूर्व विधायक डॉक्टर शिव शंकर भारद्वाज मौजूद रहे। डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने कहा कि गीता में संदेश है कि कर्म ही पूजा है, हमें कर्म अच्छा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मित्रता और मानवता की श्रेष्ठ रिश्तेदारी है,
हमें आपस में सभी जाति के धर्म के लोगों के साथ मित्रता रखनी चाहिए। कुलपति दीप्ति धर्मानी ने कहा कि गीता के माध्यम से लोगों को संदेश दिया गया है कि वह प्रेम और भाईचारे के साथ रहें और आपस में द्वेष न रखें, सभी धर्मों का सम्मान करें। संगोष्ठी में आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मुख्य वक्ता डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने बताया कि गीता में संदेश है कि कर्म ही पूजा है, हमें कर्म अपना अच्छा करना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि मित्रता मानवता की श्रेष्ठ रिश्तेदार है, हमें आपस में सभी जाति धर्म के लोगों के साथ मित्रता रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम लोग मजहब के नाम पर लड़ते हैं और जातिवाद के नाम पर छुआछूत करते हैं, लेकिन गीता में इन सब का समाधान दिया गया है। गीता से हमें संदेश मिलता है कि एक और एक दो बनाकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि एक और एक 11 बनकर जीना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रेम प्राथमिक है, प्रेम के रूप में हम अनेक रिश्तों में जी सकते हैं। वहीं इस अवसर पर सीबीएलयू की कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी ने कहा कि इस विचार संगोष्ठी के माध्यम से लोगों को संदेश दिया गया है कि वह प्रेम और भाईचारे के साथ रहे और सभी धर्मों का सम्मान करें और गीता को आदर्श मानकर गीता द्वारा दिए गए मानव अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करें। पूर्व विधायक शिवशंकर भारद्वाज ने कहा कि गीता हमें सभी समस्याओं का समाधान दिखाता है। सब धर्म के उपजातियों का सम्मान, ताकि छुआछूत नहीं, सब लिंगों का सम्मान, ताकि नारी शोषण नहीं बल्कि सम्मान हो, सब प्रकार के लोगों का, जो गरीब दुखी पीड़ित कमजोर असहाय है, निर्बल है, दिव्यांग है, उनको ममता मिले और सहयोग मिले, प्रदूषण मुक्त हो। इस प्रकार का हिंदुस्तान बनाने के लिए आज के दिन संकल्प लेना कि मिलकर 1 और 1 11, 1 1 1 और 111 के रूप में जिएंगे। इसलिए एक रहेंगे और सेफ भी रहेंगे, नेक भी रहेंगे और तरक्की भी करेंगे। बात करें भिवानी में भी जो बच्चों की समस्याएं ऐसी वेल्यू की बात करें, उन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा, तो किस तरह से देख रहे हैं जो शिक्षा के स्तर में इस तरह अभी चुनाव में से हरियाणा गुजरा है, कुछ केंद्रीय चुनाव थे, कुछ प्रदेशीय चुनाव थे, परंतु हरियाणा शिक्षा में लगातार सुधार की तरफ और विकास की तरफ बढ़ता है और मैं उम्मीद करता हूँ चौधरी बंसी लाल यूनिवर्सिटी यह भी उस मापदंड पर आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील है और कल बच्चों के लिए छात्रावास भी मिलेंगे और बच्चों को प्राध्यापक भी मिलेंगे, बच्चों को साथ में और तरह तरह से ज्ञान के रास्ते भी खुलेंगे। प्रतीक्षा करेंगे तो कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, प्रतीक्षा छोड़कर हुड़दंग में जाएंगे तो कहते हैं कि जब आदमी धैर्य खो बैठता है तो वह तरक्की की तरफ नहीं जाता बल्कि गिरावट की तरफ जाता है। इसलिए मैं भिवानी के सब लोगों को कहूँगा कि अपने अपने संस्थानों को और विश्वविद्यालय को चमकाने में, बनाने में जो जो सहयोग हो सकता है वो दे, ताकि आने वाले कल में छोटी काशी ज्ञान की नगरी भी हो, समृद्धता की नगरी भी हो। भाई साहब का भिवानी का जो प्रवास हुआ है और जो आज इनका उद्बोधन और व्याख्यान हुआ है बहुत ही प्रेरणादायक था। हमारे लिए मार्गदर्शन के रूप में हमेशा हमारे मन मस्तिष्क में छप चुका है और जो कर्तव्यनिष्ठ होने का, अधिकारों के साथ कर्तव्यों का पालन करने का जो उन्होंने आह्वान किया है, हम उससे आगे लेके जाएंगे और जन जन तक उस आह्वान को पहुँचाएंगे। जैसे भी बताया कि जो बैकलॉग लगा हुआ था, जो समस्याएं तमाम अगर बात करें बच्चों की है, डिग्रीज की लगा लें या रिजल्ट को लेकर के जो तमाम समस्याएं ऐसी बेलू में देखने को मिली, तो अपनी समस्याओं का समाधान होगा। देखिए, जिंदगी है तो समस्या रहती है और समस्याएं पुरानी सुलझती हैं, नई उभरती हैं। आज भी आप जानते हैं कि कुछ कॉलेजेस में गलत कोड भरने के कारण उनके एग्ज़ाम जो है वो बाधित हुए हैं। तो समस्याएं जो पीछे की हैं उनको हम बहुत रूप से सुधार चुके हैं और मैं बार बार अपने महाविद्यालयों से आह्वान करती हूँ, बार बार अपील करती हूँ कि कर्तव्य तो आप पूरा कर रहे हैं, लेकिन कर्तव्य पूरा करते वक्त सतर्क रहें और सही रहें, ये ज़रूरी है। नहीं तो अगर हम सतर्कता से हटेंगे तो समस्याओं का बवंडर और उठता चला जाएगा। भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिया था वो राष्ट्र निर्माण के लिए दिया था। ये पूरे भारत में
गीता जयंती का महोत्सव मनाना चाहिए। हर प्राणी का अधिकार है कि अपने कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, फल भगवान देगा निश्चित रूप से। और बांग्लादेश के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि वो अपनी मानवता का होता सही करें, और अति करेगा तो अति सर्वत्र वर्जित है, अति ठीक नहीं है। अगर बांग्लादेश हिंदुओं को वहाँ परेशान करेगा तो बांग्लादेश से आए हुए जो बांग्लादेशी है उनको हम यहाँ भारत से खदेड़ के भगाएंगे निश्चित रूप से। आदर्श महिला महाविद्यालय के वाणिज्य विभाग द्वारा जीएसटी प्रभाव और चुनौतियां विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता महेंद्र सिंह शोरान ने कहा कि हरियाणा में जीएसटी संग्रह में वृद्धि हुई है, लेकिन इसका पूर्ण लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिलता। यहाँ उत्पादन अधिक है लेकिन खपत कम है। उन्होंने हरियाणा की उन्नति में आर्थिक संरचना को सुदृढ़ करने पर बल दिया। विशेषज्ञ वक्ताओं में पीके गोयल ने जीएसटी की तकनीकी बारीकियों और इसे लागू करने के बारे में आने वाली चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की। आदर्श महिला कॉलेज में जीएसटी प्रभाव व चुनौतियों विषय पर सेमिनार में विशेषज्ञ वक्ताओं में पीके गोयल रहे। उन्होंने जीएसटी की तकनीक, बारीकियों और इसे लागू करने में आने वाली चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि यह प्रणाली देश के कर ढांचे को सरल व एकीकृत बनाने का प्रयास कर रही है। विशिष्ट अतिथियों में शिवरतन गुप्ता ने जीएसटी के कानूनी पहलुओं पर चर्चा करते हुए व्यवसायियों और उद्योगों के लिए इसके महत्व को समझाया। वहीं महासचिव अशोक बोनीवाला ने छात्राओं को जीएसटी जैसे जटिल विषय को समझाने के लिए इस सेमिनार को महत्वपूर्ण बताया। यह सेमिनार न केवल छात्राओं के लिए ज्ञानवर्धक साबित हुआ, बल्कि जीएसटी की व्यवहारिक चुनौतियों और संभावित समाधानों पर विचार करने का एक बेहतरीन मंच भी बना। वहीं इस अवसर पर कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर अलका मित्तल ने कहा कि यह आयोजन छात्राओं के लिए ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक रहा। आदर्श महिला महाविद्यालय के प्रति आभार ज्ञापित करना चाहूँगा कि आदर्श महिला महाविद्यालय ने एक इस ऐसे विषय को चुना है जिसका सेमिनार किया है, जो पूरे भारतवर्ष की एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या भी है और जो वास्तव में आज सबसे महत्वपूर्ण कानून है, जीएसटी कानून, जिसकी वजह से बहुत लोगों को तकलीफ भी हो रही है, जो एक अपने आप में ऐसा कानून है जो भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा पिलर है। तो आज जो आए हुए हैं गेस्ट महेंद्र सिंह जी, वो मेंबर सीबीआईसी रहे। सीबीआईसी भारतवर्ष की सबसे बड़ी जीएसटी की अथॉरिटी है। उसके साथ में प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर जो रिटायर्ड हैं आजकल, श्री पीके गोयल जी आए, जिन्होंने पुस्तक भी लिखी है जीएसटी पे। तो उसमें क्या है कि हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, कोई भी चीज़ बेचते हैं, सब में जीएसटी इन्वॉल्व रहता है और उस जीएसटी की कुछ इंट्रिकेसीज हैं, कुछ कम्प्लेक्सिटीज़ हैं। उन कम्प्लेक्सिटीज़ की वजह से उसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ी समस्याएं आ रही हैं। उन समस्याओं के बारे में हम लोग अपने विचार इन सब के साथ साझा करेंगे और जो इनका इनपुट है, उस इनपुट से यदि समस्या का समाधान होगा तो ठीक है, नहीं जो वर्तमान में जीएसटी के पदाधिकारी हैं और जो जीएसटी को चलाते हैं उनसे इस बारे में चर्चा करनी होगी। और मैं समझता हूं कि भिवानी के लिए ये और भी सौभाग्य की बात है कि इस प्रकार के सेमिनार का आयोजन भिवानी शहर में किया गया। हम देखिए आज जो आदर्श महिला महाविद्यालय में ये जीएसटी के ऊपर सेमिनार रखा गया था, इसमें मैं यहाँ पर एज ए गेस्ट स्पीकर आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि इस तरह का आयोजन किया गया है और 3200 के करीब बच्चे इस महाविद्यालय में पढ़ते हैं, जिसमें से 200 बच्चे कॉमर्स में हैं और उनका उत्साह देखकर बहुत खुशी हुई। और मेरा खुद से ये एक प्रयास था कि जीएसटी को लेकर, हालांकि जीएसटी लागू हुए 7 साल हो चुके हैं, लेकिन कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है लोगों को। तो मेरा भी एक ये प्रयास था कि मैं सब चीज़ों को कोशिश करूं। हालांकि समय कम था तो उस कम समय में एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई और मुझे यहाँ पर आने में बहुत अच्छा लगा। और मैं
अपनी तरफ से चाहूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम आयोजित होते रहें, क्योंकि आने वाले समय में जीएसटी हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसका एक बहुत बड़ा आधार होने जा रहा है। ऑलरेडी जो देश में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा है और जो हमारी तेज़ी से जो अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है उसमें जीएसटी का एक बहुत बड़ा रोल है। और ये बच्चे जो अब यहाँ से कॉमर्स ग्रेजुएट होकर निकलेंगे और आगे जाएंगे उद्योग में, व्यापार में अपना काम करेंगे, इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इनको जीएसटी के बारे में सही जानकारी मिले। किसानों को फसल, फल व सब्जियों के बारे में अहम जानकारी देने के उद्देश्य से कृषि विज्ञान केंद्र में 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी डॉक्टर मुरारी लाल ने किसानों को अहम जानकारियां दी। वहीं किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ की बैठक का आयोजन भी किया गया, जिसमें किसानों की बिजली, पानी की समस्याएं रखी गई तथा किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र भी सौंपा गया। भारतीय किसान संघ के प्रदेश मंत्री व बिजली आयाम प्रमुख महिपाल बड़दू ने बताया कि बैठक में संबंधित विभाग के एसडीओ व जेई भी मौजूद रहे, जिनके समक्ष ये समस्याएं रखी गई। भारतीय किसान संघ के प्रदेश मंत्री व बिजली आयाम प्रमुख महिपाल बड़दू ने कहा कि किसानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ द्वारा हर माह बैठक आयोजित की जाती है। बड़दू ने बताया कि बैठक में किसानों की मुख्यतः बिजली व पानी की समस्याएं सामने आई हैं। इनमें खेतों में लटकते बिजली के तार, कनेक्शनों में देरी, बिजली बिलों में लापरवाही की समस्याएं रहीं। उन्होंने बताया कि बैठक में संबंधित विभाग के एसडी व जेई भी मौजूद रहे, जिनके समक्ष ये समस्याएं रखी गई तथा उनके समाधान की मांग पुरजोर तरीके से उठाई गई। उन्होंने कहा कि यदि किसानों की समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो भारतीय किसान संघ कठोर कदम उठाने पर मजबूर होगा। इस मौके पर कृषि विज्ञान केंद्र अधिकारी डॉक्टर मुरारी लाल ने कहा कि किसानों द्वारा लगाए गए नए पौधों को सर्दियों से बचाने के बारे में तथा आने वाले समय में पाले से सब्जियां व फलदार पौधों को बचाने के लिए जानकारी दी गई। नमस्कार, सबसे पहले आप के चैनलों को सुनने वाले दर्शकों को हमारा नमस्कार। मैं भारतीय किसान संघ से प्रदेश मंत्री बिजली आयाम प्रमुख महिपाल बड़दू। आज हमारे यहाँ जिला बैठक, हर महीने की भांति जिला बैठक संपन्न हुई है। इसकी अध्यक्षता हमारे अजमेर जी तालू और प्रदेश युवा अध्यक्ष पवन जी और जयप्रकाश बराला जी ने की है। प्रदेश कार्यकारिणी से डॉक्टर धर्मवीर जी दैया भी आए हैं और अन्य किसान और अधिकारी आए हुए हैं, जिनके हम हर महीने बैठ के चिंतन करते हैं और किसान की हर समस्या को उठाकर जो हमारे से सुलटती है वो सुलटाते हैं और ऊपर उच्च अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। दूसरा विषय, आज कृषि विज्ञान केंद्र में डॉक्टर मुरारी लाल जी ने हमारे को कुछ जानकारियां दी हैं। फसल कैसे उगानी है, पेड़ पौधे कैसे लगाने हैं, फल फ्रूट के ज़्यादा खेती करने पर, जैविक खेती करने पर भी इनने हमारे को प्रोत्साहन किया है। और कुछ किसान आए हुए हैं, उनको फसलों के बारे में जानकारियाँ समझ में भी आई इनकी। और अब चलते चलते हरियाणा में इन दिनों चल रहे गीता महोत्सव के बीच अगर बात व्यावहारिक ज्ञान के महत्व की करें तो स्कूल में जब बच्चों से हाथ से प्रोजेक्ट बनवाए जाते हैं तो बच्चे व उनके अभिभावक बहुत खुश होते हैं। जब वे खुद कैंची से कागज काटते हैं तब व्यावहारिक ज्ञान आता है। हाथ से किया हुआ कार्य हम कभी भी नहीं भूलते और वही जीवन में काम आता है। किताबें साइकिल चलाना नहीं सिखा सकती, पर हमने एक बार चला ली तो जीवन भर नहीं भूलते। अच्छे साइंस पढ़ाने वालों को यह नहीं पता होता कि एक लोहे के टुकड़े को कैसे पता चलता है कि उसके आसपास एक चुंबक है और उसे उसी ओर जाना है, या चुंबक को कैसे मालूम होता है कि मुझे लोहे के टुकड़े को अपनी ओर खींचना है। यह टीचर ने व्यावहारिक ज्ञान से सिखाया। एक स्कूल में बच्चों से लगभग 600 प्रोजेक्ट बनवाए गए। हाथ से नमकीन, मिक्सचर, केक, बिस्किट इत्यादि बनवाना व बेचना, यह व्यावहारिक ज्ञान उनके जीवन में बहुत काम आएगा। व्यावहारिक ज्ञान अनुभव और अभ्यास से प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अभ्यास करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो। आपको नियमित अभ्यास के माध्यम से उसमें दक्षता प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन लोगों से संपर्क करें जो आपके क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं। उनके मार्गदर्शन में आप अपनी दक्षता को बढ़ा सकते हैं। अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों या समुदाय के अन्य लोगों के साथ अनुभव साझा करने से आप उनके अनुभव से भी सीख सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। समस्याओं का सामना करने से आपको व्यावहारिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। समस्याओं के समाधान के लिए अपने दिमाग को चुनौतियों के साथ करने की अनुमति दें।
अपने विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए पुस्तकें, आर्टिकल्स, वेबसाइट और वीडियोस का उपयोग करें। आजकल इंटरनेट पर भी अनेक विशेषज्ञ समाधान उपलब्ध हैं। कभी कभी हम गलतियां करते हैं, इससे हमें कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलता है। गलतियों के माध्यम से आप अपने व्यवहारिक ज्ञान में सुधार ला सकते हैं। पर अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गीता द्वापर युग का भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला संदेश ग्रंथ है, कहा डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने। 68वीं राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी प्रतियोगिता के चौथे दिन हुए 4 मुकाबले। गीता और मानव अधिकारों पर विचार संगोष्ठी का हुआ आयोजन। जीएसटी कलेक्शन में हरियाणा रहा 6ठे स्थान पर, कहा महेंद्र सिंह शोरान ने। प्रशिक्षण शिविर में किसानों को दी फसल, फल व सब्जियों के बारे में जानकारी। हमारे इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हल।